नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आलोक प्रताप सिंह आप लोगों को कोचिंग जंक्शन के प्लेटफॉर्म से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं जो टॉपिक चल रहा है, पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपसे बात की, वह था संविधान संशोधन। कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह तमाम चीज़ें जो है आपको बताई जा रही थी। इसी कड़ी में आप देखें कि 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पढ़ाया जा चुका था। आपसे बताया गया कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो चीज़ें थीं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई, बहुत सारी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई, ठीक है ना। जैसे प्रस्तावना के अंतर्गत हमने बताया था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल के अंतर्गत आपने देखा क्या क्या जोड़ा गया था। तो कह रहा है सोशलिस्ट, समाजवादी जिसे कहते हैं, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तीसरा इंटीग्रिटी, जिसे अखंडता कहा जाता है, अखंडता। यह तीनों शब्द कहाँ जोड़े गए? प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़े गए, ठीक है ना। इसके बाद आप देखते हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ, यह दोनों ही पहले स्टेट लिस्ट में था, राज्य सूची में था, ठीक है ना, राज्य सूची में था। तो इसको कहाँ पर शामिल किया गया इसी संशोधन के द्वारा? तो कह रहा है कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अगर हम देखें, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 39A जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो रही है, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है ना, फ्री लीगल एड की बात हो रही है, इसको जोड़ा गया। दूसरी बात अगर हम देखें तो 42वें संशोधन के द्वारा ही, ठीक है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात की गई, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, वन एवं वन्य जीवों, वन्य जीवों की रक्षा को जो मामला है यह भी जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य शब्द को भी जोड़ा गया। पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंतर्गत आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 42वां संविधान संशोधन था वह पूरे भारत के संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण भाग रहे हैं उन सबको इसने प्रभावित किया हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन,
लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यह चीज कही जाती है। इसे लघु संविधान कहा जाता है, हिंदी में अगर बात करें तो लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि इसके अंतर्गत जो व्यापक संशोधन किया गया, इसने पूरे भारत के संविधान की प्रकृति ही बदल दी। जो उसका नेचर है, जो उसका सिग्नेचर है, जो उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल भावना है, कहीं न कहीं उन सब में एक संशोधन, एक परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। अपने आप में अगर हम सोशलिस्ट शब्द की बात करें, बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा विचारधारा है, कंसेप्ट है। सेकुलर की बात करें, सेकुलरिज्म की, तो अभी अपने आप में पूरे भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। इंटीग्रेटेड शब्द की बात करें तो यह भी अपने आप में कंप्लीट है। निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें, हेल्थ और एजुकेशन की बात करें, रेलवे की बात करें, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, इसके बाद हम प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो इतना भी एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि वास्तव में भारतीय संविधान के लिहाज से, इंडियन पॉलिटी के लिहाज से यह है संशोधन कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है ना। तो दोस्तों यह था इसका एक समरी, एक मोटा मोटा पॉइंट कि क्या क्या चीज़ें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित की गई, अमेंड की गई इनको जो है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं हम 43rd अमेंडमेंट पर। अब यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलती है, सरकार बदल गई, गवर्नमेंट वाज चेंज्ड, गवर्नमेंट वाज चेंज, ठीक है ना। अब कौन आ गया, जनता दल की सरकार आ गई थी, जनता दल, ठीक है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, 1978 की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ मोरारजी देसाई फॉलोड बाई चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। यह है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पहले मोरारजी देसाई बनते हैं 77 में, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, ही गॉट सिक, ही हैड सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग हिज हेल्थ, और उसके बाद तब प्रधानमंत्री बदले गए, चौधरी चरण सिंह साहब भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं 43rd अमेंडमेंट में, वह क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहा है कि आर्टिकल 145 बदला गया, 226 में संशोधन हुआ, 228 में, और 366 में संशोधन देखने को मिलता है। आर्टिकल 31D हटा दिया गया, 32A हटा दिया गया, 131A हटाया गया, 144A हटाया गया, 226A हटाया गया और 228A हटाया गया, ठीक है ना। तो इनको रिमूव किया गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। फिर क्या करा, अमेंडमेंट पास्ड आफ्टर रिवोकेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन द कंट्री, रिपील सम ऑफ द मोर एंटी फ्रीडम अमेंडमेंट्स इनेक्टेड थ्रू अमेंडमेंट बिल 42, ठीक है। तो कह रहा कि बहुत सारे ऐसे संशोधन थे 42वें के अंतर्गत जो स्वतंत्रता विरोधी थे, एंटी फ्रीडम अमेंडमेंट थे, एंटी फ्रीडम अमेंडमेंट थे। तो हमने कहा कि सरकार बदली तो कहीं न कहीं सरकार के लोग जो है यह चाह रहे थे कि जो जनभावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसने वोट दे करके हमें हमारी सरकार बनाई हुई है, जिसने हमें मैंडेट दिया है, तो कहने का मतलब वह क्या चाहती है, और ज़्यादा स्वतंत्रता, और ज़्यादा फ्रीडम, दे नीड मोर फ्रीडम। तो इसलिए जो एंटी फ्रीडम संबंधित कुछ ऐसे पार्ट थे, कुछ ऐसे मामले थे, उनको इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रधानमंत्री का नाम दिखाया जा रहा है मोरारजी देसाई, और प्रेसिडेंट का नाम दिखाया जा रहा है नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी,
ठीक है ना। तो पूरा एक जो समीकरण है, ठीक है ना, वह भारतीय राजनीति का बदला हुआ दिखा यहाँ, जो पूरा डायनेमिक्स है इंडियन पॉलिटिक्स का, वह चेंज हुआ यहाँ पर। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता दल सरकार ने 42वें संविधान संशोधन को बहुत सारे उपबंधों को अवैध घोषित करने के लिए यह संशोधन पारित करवाया था। आगे देखा जाए, आप देख रहे हैं 44th अमेंडमेंट। 44th वेरी इंपॉर्टेंट इसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, तो कह रहा है अमेंड आर्टिकल 19, 22, 30, 31A, तमाम आर्टिकल आप देख रहे हैं, यह संशोधन हुआ। और सितंबर 1978 में अमेंडमेंट पास्ड आफ्टर रिवोकेशन in internal emergency in the country, provides for human rights safeguards and mechanism to prevent abuse of executive and legislative authority. Annual some amendments enacted in amendment bill 42nd। तो बहुत सारी चीजें हुई। इसमें क्या कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी was made as legal right by this amendment, by 44th amendment। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति कह रहा है संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एंड इट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 300A एज लीगल राइट, ठीक है ना, अनुच्छेद 300A के तहत। पहले यह कहां पर था, पहले यह आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, जिसे संपत्ति के अधिकार के रूप में जाना जाता था, राइट टू प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता था। तो यह जो संपत्ति का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और इसे क्या बनाया गया, कह रहा है इसे लीगल राइट या विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A, कहां पर, आर्टिकल 300A के अंतर्गत शामिल किया गया। यह चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ आप देखिए कितने अनुच्छेदों पर यहां से फर्क पड़ता है, तो यह भी चीज आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। तो आपका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट 1978, 44th 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो यह चीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके बाद इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत लीगल राइट या विधिक अधिकार के रूप में यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया। इट वॉज इंसर्टेड एज लीगल राइट इन आर्टिकल 300A एंड वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस चीज़ को याद करना है। आगे देखिए 44th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। 25 जनवरी 1980 को
तो क्या कह रहा है, एक्सटेंड रिजर्वेशंस फॉर एससीज एंड एसटीज, nominations of Anglo-Indian members in parliament and state assemblies for another 10 years, that is up to 1990। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है, इसके बाद राज्यों में भी इसके कुछ आरक्षण हैं, ठीक है ना, वहां पर इस आरक्षण को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। 45वें संविधान संशोधन के द्वारा कह रहा है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को, एससी वर्ग को, एससी को, एसटी को और एंग्लो इंडियन, इन तीनों ही समुदायों को जो आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिल रहा था, उस आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? 45वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 45वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, समुदाय को लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाया गया, ठीक है ना। यह चीज यहां पर दी गई है, आरक्षण को बढ़ाया गया। तो आप देख रहे हैं कि 10-10 साल पर इसको आगे क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं यह जो आरक्षण की प्रक्रिया थी, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा होती थी, रिव्यू किया जाता था, और उस रिव्यू या समीक्षा के बाद जो है फिर से आगे इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता। तो एक बार में यह 10 वर्ष के लिए ही दिया जा सकता है, ऐसा भी संविधान में उपबंध है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहां पर आप देखिए 46th अमेंडमेंट, इसमें क्या कर रहा है कि आर्टिकल 269, 286, 366 यह सब जो संशोधित हुए कब हुआ? 2 फरवरी 1983 को, ठीक है। अमेंडमेंट टू निगेट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन स्कोप एंड अप्लीकेबिलिटी ऑन सेल्स टैक्स। तो मतलब यहाँ पर यह कह रहा है 46th अमेंडमेंट कि इसके द्वारा जो है सेल्स टैक्स जो है, ठीक है, इस पर जो हमारी न्यायपालिका है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो कह रहा है कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर और इंटरोगेट इनटू सेल्स टैक्स, ठीक है ना। जो सेल्स टैक्स है और विक्रय शुल्क, उस मामले में जांच के लिए जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जो न्यायपालिका की घोषणाएं हैं, वह यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। तो कार्यपालिका की स्वायत्तता को, एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उसको स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखा कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो खैर आपके एग्जाम के लिहाज से अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, उस विभाग के लिए हो सकता है, सेल्स टैक्स के लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं है। आगे देखा जाए 47th अमेंडमेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है? यह 26 अगस्त 1984 को होता है। प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स टू दिस एक्ट अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कहा ना कि हमेशा किसी न किसी राज्य का मामला यहाँ पर जुड़ जाता था और इसके वजह से यह संशोधन किया जाता था। फिर लैंड रिफॉर्म एक्ट को
शेड्यूल 9 के अंतर्गत शामिल किया गया। इसका मतलब है कि फिर किसी राज्य में लैंड रिफॉर्म से संबंधित मामला शामिल हुआ होगा। तो जितने भी राज्य हैं लगभग सभी के लैंड रिफॉर्म एक्ट को आप शेड्यूल 9 के अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह चीज़ यहाँ पर भी किसी राज्य को शामिल किया गया हो तो वही चीज़ दी गई है, तो अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चला जाए, 48th अमेंडमेंट आर्टिकल 356 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 26 अगस्त 1984 को होता है आर्टिकल 356 अमेंडेड टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल अप टू 2 years इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, ठीक है। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 356 है इसके अंतर्गत संशोधन करके जो राष्ट्रपति शासन है पंजाब प्रांत में, इसको क्या किया गया, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कितने के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने इस शासन को, राष्ट्रपति शासन को 5 साल तक झेला लगातार। कितना? 5 साल। चुनाव की सिचुएशन वहाँ पर नहीं बन रही थी, खालिस्तान की डिमांड चल रही थी, अलगाववादी संगठन बड़े सक्रिय थे और आपका पड़ोसी देश भी आपके साथ बढ़िया पटीदारी भी निभा रहा था, ठीक है ना। तो आपके पड़ोसी देश ने भी बखूबी रोल वहाँ पर प्ले किया, तो वह भी उन्हें फाइनेंस करता था। तो एक तरीके से जो सेपरेटिस्ट डिमांड थी विद इन द टेरिटरी ऑफ पंजाब, जिसे खालिस्तानी डिमांड के नाम से जाना गया, तो वह एक मुद्दा यहाँ पर था। इसके वजह से चुनाव आयोग चुनाव कराने में बार बार रिपोर्ट लगा देता था कि भैया हम सक्षम नहीं हैं। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है, ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि वहाँ पर चुनाव कराया जा सके, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पर कह रहा कि आर्टिकल 356 अमेंडेड टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल अप टू 2 years इन द स्टेट ऑफ पंजाब, 2 साल के लिए वहाँ पर तुरंत जो है बढ़ा दिया गया। नहीं तो आप देखिए 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने ऐसे कर करके बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई थी, इतनी गंभीर स्थिति, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखें, पंजाब के मामले में एक्सेप्शनल मैटर है। यह है, हमने कहा कि पंजाब के मामले में क्या है, एक्सेप्शनल मैटर है, अपवाद स्वरूप है, यह वहीं पर लागू हुआ, ठीक है। आगे देखा जाए, 49th अमेंडमेंट कह रहा है आर्टिकल 244 के अंतर्गत यहाँ पर कुछ संशोधन हुआ। 11 सितंबर 1984 में हुआ। रिकॉग्नाइज त्रिपुरा एज ए ट्राइबल स्टेट एंड इनेबल द क्रिएशन ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ की गई, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि 49th अमेंडमेंट जो है, 49th अमेंडमेंट 1984 में क्या कह रहा है? कह रहा है रिकॉग्नाइज त्रिपुरा एज ए ट्राइबल स्टेट एंड इनेबल द क्रिएशन ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन यहाँ पर किया गया। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा को सबसे पहले तो एक जनजातीय राज्य के रूप में घोषित किया गया, ट्राइबल स्टेट के रूप में घोषित किया। एंड वंस द त्रिपुरा वाज डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल स्टेट, द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाज सेट अप इन त्रिपुरा फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कहने का मतलब यह भी कहा जा सकता है कि पंचायती राज के जो उपबंध हैं 73rd और 74th के, वह यहाँ पर लागू नहीं होते। आगे जो हुए 73rd और 74th वह यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि इनका अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सेटअप स्थापित हो गया था, ठीक है। तो आप देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी। यहाँ पर 58th अमेंडमेंट की बात हो रही है, आर्टिकल 33 की बात हो रही है। क्या कह रहा है 1984 में? कह रहा है टेक्निकल अमेंडमेंट टू
curtailment of fundamental rights as per part 3 as prescribed in article 33 to cover security personnel protecting property and communication infrastructure। तो इसे टेक्निकल अमेंडमेंट के रूप में स्थापित किया गया। क्या कह रहा है? curtailment of fundamental rights as per part 3 as per prescribed in article 33 to cover security personnel protecting property एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कह रहा है कि ऐसे तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, डिफेंस फोर्सेस के लोग, सिविल सर्वेंट्स, ऐसे तमाम लोग थे जो प्रॉपर्टी, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सब जो है प्रोटेक्ट करते थे। तो उनके मौलिक अधिकारों को यहाँ पर सीमित किया गया। जो पार्ट 3 में आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स है, तो कह रहा है कि द वे द फंडामेंटल राइट्स इज प्रोवाइडेड टू अदर citizens of India, it cannot be provided to the security personnels. It cannot be provided to the security personnels. Reason was कि security personnel had different nature of duty. उनके जो कार्यप्रणाली है उसकी प्रकृति थोड़ी अलग है। तो कोई IAS या नहीं कह सकता कि जैसे आम आदमी को अधिकार मिला हो वैसे मुझे भी मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आर्मी का आदमी यह नहीं कह सकता जैसे अन्य लोगों को अधिकार मिल रहा है वैसे हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भैया, सोचिए भी मत, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है, आप सुनते होंगे कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी 24 आवर्स होती है, पुलिस की ड्यूटी 24 आवर्स होती है, आर्मी की ड्यूटी 24 आवर्स होती है। इसका मतलब नहीं कि 24 आवर खड़े हैं, इसका मतलब है कि उन्हें 24 आवर्स कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है और वह बहाना नहीं दे सकते कि नहीं हम तो अभी 8 घंटे करके आए हैं तो अब कैसे करें, आज की ड्यूटी हमारी पूरी है। बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है कि जो 50वां संविधान संशोधन है, आप हाफ सेंचुरी भी यहाँ पर मान ले रहे हैं संविधान के संशोधन का, ठीक है ना। क्रिकेट में जब हम हाफ सेंचुरी बनाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि चलो आज का दिन बढ़िया रहा, 50 तो बनाए कम से कम। तो आज हम लोग भी हाफ सेंचुरी मार रहे हैं कहाँ पर? संविधान के संशोधन का। हालांकि इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, संसद ने किया है, लेकिन अपनी संसद के लिए कम से कम जोरदार ताली बजा दें कि इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से 1984 तक आते आते 50 संविधान संशोधन हो गए थे। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ, सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो प्रश्न कैसे आता है? द प्राइम मिनिस्टर हु मेड द रिकॉर्ड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन इट्स टेन्योर, तो इट वाज श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है ना। तो एक रीज़न उसका और है कि अगर लॉन्गेस्ट टेन्योर की अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर्स के, तो उसमें सबसे लंबा टेन्योर भी इंदिरा गांधी का ही रहा। सबसे लंबा टेन्योर जो पीएम के रूप में अगर हम देखें तो किसका रहा, तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि इंदिरा गांधी जी का ही रहा, जो इलेक्शन या इलेक्टेड पीएम के रूप में सबसे लंबे समय तक जो है शासन की, ठीक है ना। इसलिए यह भी अंडरस्टूड है कि सबसे ज़्यादा संशोधन जो है, अमेंडमेंट जो है, उन्हीं के टाइम में हुए। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगेन वी कैन मूव फॉरवर्ड। 51st अमेंडमेंट, इसमें क्या कह रहा है? आर्टिकल 330 एंड 332, 332 और 330 के अंतर्गत संशोधन किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है 1984 में? प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन लोकसभा, सिमिलरली फॉर मेघालय एंड अरुणाचल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेघालय और अरुणाचल, मेघालय एंड अरुणाचल, ठीक है, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिया गया, स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। और अगर हम ऊपर के राज्यों में बात करें, कहाँ कहाँ पर? नागालैंड, नागालैंड की बात करें, मेघालय की बात करें,
मेघालय की बात करें, इसके बाद मिजोरम की बात करें, ठीक है, अरुणाचल की बात करें, अरुणाचल, तो यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ पर सीटें बढ़ाई गई, तो सीधे सीधे कह रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल के हैं, इन सब को लोकसभा में आरक्षण दिया गया। कहाँ पर? लोकसभा में। ध्यान से देखिएगा, नए नए राज्यों का गठन हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट में नए नए राज्यों का गठन हो रहा था। तो नए राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप आप यह भी समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं लोकसभा की सीटें अलग अलग राज्यों में अलॉट हो रहे थे। तो वहाँ पर एसटी का जो रिजर्वेशन है, एससी का जो रिजर्वेशन, यहाँ एससी रिजर्वेशन की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ही ज़्यादा पाई जाती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, एससी की जनसंख्या कम है, एसटी ज़्यादा है, तो इसलिए आरक्षण भी किसके लिए मिलता है? तो कह रहा है कि आरक्षण भी एसटीज के लिए मिलता। तो यहाँ पर यह उपबंध किया गया है। बाकी दोस्तों, आज हम आपको यहीं छोड़ दे रहे हैं 51वां संविधान संशोधन, जिसे 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। और यहाँ तक पढ़ने के बाद जो कल आप देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जिसे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, शेड्यूल 10 को जोड़ा गया उसी के माध्यम से, वह भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और एक रूटीन के साथ, एक सिस्टम के साथ अपनी पढ़ाई में कभी कोई बाधा मत आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।